Hello everyone, welcome to my channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो कल हमने हिस्ट्री का परिचय किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री किया था। तो आज हम हिस्ट्री को समझने के लिए क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं उन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमें पता ही है, कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दो टाइप के स्रोत थे। तो साहित्यिक स्रोत हम कल पढ़ेंगे, आज हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्य का अपना महत्व रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो पढ़ने के लिए हमारे पास में क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य का अपना महत्व रहा है। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए पुरातात्विक स्रोत कहीं कहीं पर स्वतंत्र रूप से हैं तो कहीं कहीं पर साहित्यिक स्रोत के पूरक के रूप में अध्ययन को सरल बनाते हैं। जो हमारे मटेरियल सोर्सेज जो हैं वो कहीं कहीं पर तो स्वतंत्र रूप से हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं उसको समझने में हमारी हेल्प करवाते हैं। जैसे कुछ ग्रंथों के अंदर कुछ सामाजिक दशाओं के बारे में लिखा हुआ है। जैसे वैदिक ग्रंथ के अंदर दिया हुआ है कि जो ग्रामीण समाज था वो काफ़ी अच्छा समाज था, काफ़ी डेवलप समाज था, ठीक है। तो उन सबको समझने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत हेल्प करते हैं कि क्या वैसा था उस टाइम पर, लोग किस प्रकार की खेती करते थे, क्या खेती करते थे, वो चीज़ें समझने में हमारी कौन हेल्प करता है, पुरातात्विक स्रोत हमारी हेल्प करते हैं। तो खासकर ऐसा काल जिसमें साहित्यिक साक्ष्य अस्पष्ट हो, ठीक है। तो हमारे पास में जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम सब जानते हैं, उस सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो उस सभ्यता को समझने के लिए हमारे पास में अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत हैं, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर क्या आ जाता है, इसके अंतर्गत अभिलेख आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं, स्मारक आ जाते हैं, भवन, मूर्तियां, चित्रकला, अन्य अवशेषों को रखा जा सकता है। तो आई होप पुरातात्विक स्रोत आपको समझ आ गया होगा। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का अपना ही महत्व है, ठीक है। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन में दोनों ही प्रकार के स्रोत अवेलेबल हैं, साहित्यिक स्रोत भी अवेलेबल है और पुरातात्विक स्रोत भी अवेलेबल है। लेकिन ये दोनों जो सोर्स है वो मध्यकाल और आधुनिक काल के सोर्सेज से कम है, लेकिन फिर भी ये हमारी हेल्प तो करते ही हैं। तो अभिलेख, सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर आते हैं अभिलेख, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री की स्टडी करने में। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख मोहरों पे, प्रस्तर स्तंभों पे, चट्टानों में, ताम्रपत्रों पे, मंदिरों की दीवारों पर, मूर्तियों या फिर ईंटों पर मिलते हैं। जो पुरातात्विक स्रोत है उनके अंदर अभिलेख जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये हमने समझ लिया है। कैसे ये अभिलेख हमें मिलेंगे कहाँ पे, प्राचीन काल के अधिकांश जो अभिलेख है वो मोहरों पे, अभिलेख क्या होता है, पत्थर पर लिखी हुई कोई आकृति या फिर कुछ शब्द, ठीक है, उसे ही अभिलेख कहते हैं। तो वो मोहरों पे हो सकते हैं, स्तंभों पर हो सकते हैं, चट्टानों पर हो सकते हैं, ताम्र पत्रों पर, तांबे के पत्रों पर हो सकते हैं, पेड़ों की छाल पर हो सकते हैं, मंदिरों की दीवारों पर हो सकती है। जैसे कि मंदिरों की दीवारों पर कुछ लिख दिया जाता है उसे खुरेद कर, ठीक है, मूर्तियों पर या फिर ईंटों पर मिलते हैं। अभिलेखों के इस अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसकी लिखावट में कोई छेड़खानी नहीं होती है। इसके लिखावट में छेड़छाड़ की जो गुंजाइश होती है वो कम होती है। अगर हम साहित्यिक स्रोत लेते हैं तो साहित्यिक स्रोत के अंदर अगर हम कोई धार्मिक ग्रंथ ले लीजिए आप, धार्मिक ग्रंथ के अंदर क्या है कि वो ग्रंथ एक ही समय पर नहीं लिखा होगा, वो ग्रंथ क्या है लंबे टाइम से स्टार्ट कर दिया गया होगा, ठीक है। वो धीरे 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 उसकी डेवलपमेंट होती गई होगी। हो सकता है कि आगे चलकर किसी और की मानसिकता कुछ अलग हो सकता है कि उसकी मानसिकता पहले वाले लिखने वाली मानसिकता से अलग हो। इसी टाइप से वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट के अंदर जो लिख देगा उसको, उस ग्रंथ को, तो लास्ट में वो अपना नाम लिख देगा लेकिन स्टार्टिंग किसी और ने की, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो वही ऐसा अभिलेख में नहीं हो सकता। अभिलेख के अध्ययन की यही विशेषता है कि इसकी लिखावट में छेड़छाड़ी की जो गुंजाइश होती है वो बिल्कुल कम रहती है। तो भारत के संदर्भ में, तो भारत की बात हम कर रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, तो भारत के संदर्भ में सबसे पुराना जो अभिलेख है, सबसे पुराना अभिलेख हमें कहाँ मिलता है,
ये रहा, बोगाजकोई अभिलेख की गिनती होती है। मध्य एशिया में हमें ये मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त बोगाजकोई अभिलेख है। ठीक है, अभी ये आपको याद रखना है कि भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त होता है, जिसका नाम बोगाजकोई अभिलेख है। ठीक है, इस अभिलेख में ये 14वीं ईसा पूर्व में लिखा गया है। इस अभिलेख के अंदर हमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जैसे वैदिक देवताओं की चर्चा इसके अंदर मिलती है। तो ये जो हमारा बोगाजकोई अभिलेख है, इस अभिलेख के अंदर हमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जैसे वैदिक देवताओं की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो इस अभिलेख से हमें वैदिक काल की तिथि सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। तो कोई भी काल स्टार्ट होता है तो उसकी एक फिक्स डेट नहीं है, लेकिन हम काल निर्धारण कर सकते हैं कि हाँ, इस काल से ये वाला काल स्टार्ट हो गया होगा इस टाइम से। तो ये लगभग कब की है? 14 ईसा पूर्व से है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको अभिलेख। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, भारत के संदर्भ में सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया से प्राप्त बोगाजकोई अभिलेख की गिनती होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। भारत में ज्ञात सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? भारत में जो हमें मिला है वो सबसे प्राचीन कौन सा है? ये तो भारत के बाहर मिला है, हमें मध्य एशिया के अंदर मिला है बोगाजकोई अभिलेख जो है। लेकिन भारत में सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो अशोक के अभिलेख हैं। ठीक है, तो ये अभिलेख बधुआ प्रस्तर स्तंभों पर या फिर शिलाओं पर खुदे हुए मिले हैं, और ये साम्राज्य जो अशोक का साम्राज्य था उसके कोने कोने तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो भारत के अंदर सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं। और भारत से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बोगाजकोई अभिलेख है। तो आई होप ये इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी यहाँ पर। इस अभिलेख से हमें, जो अशोक के अभिलेख है, उस अभिलेख से हमें अशोक के शासनकाल से, उसके शासन की प्रकृति कि किस टाइप का शासन था, प्रशासन के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है, और उसे प्राप्त साहित्यिक स्रोत से मिलाकर पढ़ने से मौर्य काल को समझने में भी हमें हेल्प मिलती है। जो हमारे अशोक के जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों से हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है। अशोक के शासनकाल का तो पता चलता ही है, उसके शासन की प्रकृति का पता चलता है, प्रशासन के स्वरूप का पता चलता है। लेकिन जो अभिलेख है उससे हमें साहित्यिक स्रोत जो मिले हैं उससे मिलाकर पढ़ने पर मौर्य काल को समझने में दिक्कत नहीं आती। जो बातें साहित्यिक स्रोत के अंदर लिखी है, अगर उन साहित्यिक स्रोतों को लेकर हम अशोक के अपने अभिलेखों को जोड़ते हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जो साहित्यिक स्रोतों में हमें समझ नहीं आ रही हो, वो हम कहाँ से? अशोक के अभिलेखों से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो अशोक की जो मास्की और गुर्जरा जैसे अभिलेख हैं उसके माध्यम से ही हमें अशोक का नाम पता चलता है। अभी अशोक नाम तो रख दिया है एक शासक का, लेकिन ये नाम पता कैसे चला? उसके अभिलेखों से ही पता चला है। उसने अपने अभिलेखों को खुदवाया और उस अभिलेख के नीचे अपना नाम लिखवा दिया। तो उन कौन से अभिलेख थे? मास्की और गुर्जरा। अशोक के मास्की और गुर्जरा जैसे अभिलेखों के माध्यम से ही हमें अशोक के नाम का पता चलता है। तो पता इतना कंफर्म हो गया कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख हमारे अशोक के अभिलेख हैं, जो बधुआ प्रस्तर अभिलेख बधुआ प्रस्तरों पर खुदे हुए हैं, साम्राज्य के कोने कोने तक फैले हुए हैं। इस अभिलेख से अशोक के शासनकाल, उसके शासनकाल की प्रकृति, प्रशासन के स्वरूप का तो प्रकाश पड़ता ही है, लेकिन उस काल के साहित्यिक स्रोतों से मिलाकर इस अभिलेखों को पढ़ने से हमें मौर्य काल की जो है अच्छे से समझ आ जाती है। ठीक है, और अशोक के मास्की तथा गुर्जरा अभिलेखों के माध्यम से हमें अशोक के नाम का पता चल पाया। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सफलतापूर्वक पढ़ा था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा था। मौर्य काल के पश्चात, अब अशोक की बात खत्म होती है, अब बात आती है मौर्य काल के पश्चात गैर सरकारी अभिलेख भी प्रचुर संख्या में मिलते हैं। अब तो ये हमने अशोक के बारे में पढ़ा था तो वो सरकारी अभिलेख थे, लेकिन गैर सरकारी अभिलेख भी हमें प्राप्त होते हैं, जैसे भूमि अनुदान पत्र। अगर किसी ने किसी को भूमि, हो सकता है किसी राजा ने ही किसी बड़े सरपंच को या फिर वहाँ के कोई बड़े
मंत्री होंगे उनको भेंट कर दी हो भूमि कुछ अच्छा करने के गिफ्ट में, है ना, तो इनाम में, सॉरी, भूमि अनुदान पत्र हो गया। ताम्र पत्र पर अंकित होते हैं, जो ये भूमि अनुदान पत्र होते हैं ये ताम्र पत्रों पर अंकित होते हैं। कुछ निजी अभिलेख भी होते हैं जो मंदिरों मूर्तियों पर भी उत्कीर्ण पाए गए हैं। निजी अभिलेख कैसे होंगे, जैसे आज भी हम देखते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं तो जैसे कि पानी पीने वाला जो कूलर होता है, पानी पीने वाला वाटर कूलर जो होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इसको समर्पित किया गया है, तो वो पत्थर के ऊपर ही खुदवाया होता है या फिर किसी प्लेट के ऊपर छपवा दिया होता है ना। तो वो क्या होता है, ताम्र पत्र पर अंकित होते हैं निजी अभिलेख, या तो मंदिरों पे या फिर मूर्तियों पर भी उत्कीर्ण करवाई जाती है। मूर्तियों पर कैसे, कि अगर किसी की फोटो, अब देखते हैं कि चौक पर किसी की फोटो बनी हुई है, चौक पर किसी की मूर्ति लगी हुई है, और उस मूर्ति के नीचे जो जिस पत्थर पर वो मूर्ति खड़ी है उस पत्थर पर उसका नाम लिखा होगा, है ना, तो मूर्तियों पर भी उत्कीर्ण पाए गए। तो इनसे हमें फायदा क्या है, इससे हमें, इन अभिलेखों से हमें भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर काफ़ी पता चलता है। हमें भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की हमें अच्छे से जानकारी मिल जाती है इन अभिलेखों से। ठीक है, कि अगर देखिए अभिलेखों पर अगर समर्पित करने वाला लिखा हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ की जनता क्या है, उनके अंदर समर्पण का भाव है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसीलिए तो वो भेंट कर पा रहे हैं। अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी वो भेंट कहाँ से करेंगे, तो यही बात है। और भेंट करने का अगर उनके अंदर है, जज्बा है, तो उनके सामाजिक जो संबंध हैं वो भी अच्छे हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि वहाँ पर जो शासन चल रहा है वो किसके अंडर में चल रहा है, ठीक है, वो कैसा राजा है। तो समझ आ रही है ना आपको कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है इस बात से। तो अब बात आती है, हम अभिलेखों की बात कर रहे हैं तो कुछ अभिलेख ये भी है, कलिंग के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा, ये गुम्फा अभिलेख है भाई, गुफा अभिलेख नहीं है, गुम्फा अभिलेख। ओके, तो ये जो मिलिंद के रे अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, कनिष्क का और अन्य कुषाण शासकों के अभिलेख भारतीय इतिहास की अनेक विस्मृत घटनाओं से हमारा परिचय कराते हैं। ये जो सभी हमारे अभिलेख हैं, ये अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल का जो है, ये विशेषकर रूप से हमारे भारतीय कला एवं संस्कृति का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जरूर आता है। तो ये कला और संस्कृति का पार्ट हम एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ में चलते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये आगे अभिलेख आएंगे, जब ये टाइम पीरियड आएगा तब हम उस लोकेशन के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, तो ये तो हम कवर हो ही जाएगा आगे, ये सब चीज़ें आगे काम आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं है कि अभी इसको फिनिश हो जाएगा, ये अभी फिनिश नहीं होगा। ये आगे जैसे कि हम कोई पीरियड पढ़ रहे हैं, उस पीरियड के अंदर कौन से हमें कब ताम्रपत्र मिल रहे हैं, मंदिर मिल रहे हैं, उस लोकेशन की क्या जगह, उस लोकेशन के क्या टाइम पीरियड है, किसने बनवाया है, कौन से राजा ने किस टाइम पर बनवाया था, तो उस सब के बारे में हमें जानकारी मिलती रहेगी। तो अब आगे हम चलते हैं सिक्के। ठीक है, अभिलेख आपको समझ आ गए होंगे, है ना। तो सिक्के हैं, अभिलेखों के अलावा प्राचीन काल में विभिन्न शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों से भी प्रचुर अध्ययन सामग्री प्राप्त हो जाती है। ठीक है, प्रचुर अध्ययन सामग्री प्राप्त हो जाती है। इस सिक्कों से शासकों का नाम, साम्राज्य का प्रसार और साम्राज्य की समृद्धि का ज्ञान हो जाता है। देखिए कि सिक्कों पर नाम तो लिखा होगा, साम्राज्य का प्रसार, वो सिक्के जितनी ही दूर तक फैले होंगे, वो सिक्के जहाँ जहाँ पर हमें मिलेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस साम्राज्य का यहाँ तक विस्तार है। साम्राज्य की समृद्धि, अगर वो सिक्के अच्छी धातु के बने हुए हैं, सोने या चांदी के बने हुए हैं, तो हमें पता चलेगा कि उस साम्राज्य की समृद्धि कैसी थी। ठीक है, तो सिक्कों से हमें इस बात का पता चलता है। भारत में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों पर कोई नाम या फिर लेख प्राप्त नहीं होता है, इस पर कुछ आकृतियां बनी हुई थी। ठीक है, जैसे अर्धचंद्र, जैसे यूं, वृत्त तो पता ही है गोल होता है, तिकोना ऐसे। ठीक है, चार्ट का चित्रण है। इन सिक्कों को आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। आहत यानी कि देखिए अब ठप्पा लगा देते हैं, कोई गर्म धातु के ऊपर अपने ठप्पा लगा देते हैं जोर से, तो तब वो क्या होता है, आहत, चोट करना, है ना, कि इन सिक्कों को आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। इन सिक्कों को राजाओं के अलावा व्यापारियों और व्यापारिक श्रेणी नगर निगमों द्वारा भी जारी किया जाता होगा। तो ऐसा नहीं है कि इन सिक्कों को केवल राजा द्वारा ही जारी किया गया होगा, इनको व्यापारियों, व्यापारी श्रेणी, जो व्यापारियों के मतलब कि ग्रुप होता है, उनके द्वारा, नगर निगमों द्वारा भी जारी किया जाता होगा।
सिक्कों पर खुदी हुई आकृतियों से कुछ घटनाओं पर भी प्रकाश पड़ता है। ठीक है, ओके, आई होप ये सिक्के भी आपको समझ आ गए होंगे। तो पुरातात्विक स्रोतों में हमने दो स्रोत पढ़ लिए हैं, अभिलेख और दूसरा सिक्के। ठीक है, सबसे पुराना अभिलेख कौन सा था? तो ये रहा ऊपर, हम दोबारा से एक बार रीड कर लेते हैं। तो सबसे भारत के संदर्भ में सबसे पुराना बोगाज कोई अभिलेख है, लेकिन भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख हमारा अशोक का है। ठीक है, और इनके अभिलेख हमारे ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे हुए थे। ठीक है, मासी और गुर्जरा अभिलेख से हमें इनके नाम का पता चलता है। ओके, सिक्के हमें पता लग गए। पहले सिक्कों पर नाम नहीं लिखे होते। आहा सिक्के जिनको कहा जाता था, केवल राजा के द्वारा ही नहीं ये जारी किए जाते थे, बल्कि ये व्यापारियों द्वारा भी जारी किए जाते थे। अब हमारे पुरातात्विक स्रोतों में दूसरी बात आती है, स्मारक, भवन, मंदिर, मूर्तियां तथा चित्रकला की शैली। ठीक है, विभिन्न प्रकार के स्मारकों, भवनों, मंदिरों, मूर्तियों, चित्रकला की शैली आदि से भी प्रचुर अध्ययन सामग्री प्राप्त हो जाती है। विभिन्न प्रकार के स्मारक से जहां उस शैली का ज्ञान होता है, वहीं से उसके निर्माता विषय के बारे में भी हमें सूचना मिल जाती है। तो ये पॉइंट समझने की बात है। क्या कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के स्मारक से जहां उसकी शैली का ज्ञान होता है, वहां उसके निर्माता के विषय में भी सूचना मिल जाती है। देखिए, शैली की बात हो रही है, तो हम शैली, जैसे गांधार शैली है, गांधार शैली के बारे में सबने सुना होगा। ठीक है, गांधार शैली किन के द्वारा बनाई गई थी, ये आज का क्वेश्चन है। गांधार शैली किसके द्वारा विकसित की गई शैली है? ठीक है, बाद में कल मैं आपको इसका आंसर भी दे दूंगी। गांधार शैली, तो हमें पता चलेगा कि जिसने ये शैली बनाई है वो कहाँ के रहने वाले थे, कौन थे वो। ठीक है, शैली के बारे में पता चलेगा तो उसके निर्माता के विषय के बारे में भी हमें अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय जिस नगर का अवशेष मिलता है, उसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का पुनर्निर्माण संभव हो पाया है। इन्हीं अवशेषों से ज्ञात हो पाया है कि पूरा जो समाज था वो आर्थिक रूप से विभाजित था। पूरा जो समाज था वो आर्थिक रूप से विभाजित था। अब देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जिस नगर का अवशेष मिलता है, हमें जो नगर मिला है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है ना, इन्हीं अवशेषों के जो अवशेष हमें मिले हैं, उन अवशेषों के आधार पर ही हम बता पाए हैं कि वो पूरा जो समाज था, हड़प्पाई जो समाज था, वो आर्थिक रूप से विभाजित था, ना कि धर्म के आधार पर विभाजित था। ठीक है, इसी प्रकार नालंदा, विक्रमशिला की स्थान आएगा यहाँ पे, विक्रमशिला के जो अपने खंडर है, खबर नहीं है ये खंडर है भाई। ठीक है ना, खंडर से इन स्थानों की गरिमा प्रकट होती है। तक्षशिला और मथुरा से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर गांधार और मथुरा मूर्ति कला की जानकारी मिलती है। ओके, उसके बाद में देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत, इनका महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। मानव इतिहास के अधिकांश भाग के अध्ययन के लिए हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर हैं। अगर हमें मानव का इतिहास पढ़ना है, मानव इतिहास के बारे में हमें जानना है, तो हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर है। क्योंकि मानव ने जैसे यहाँ पर जन्म लिया, मानव की उत्पत्ति हुई, उसने लिखना स्टार्ट नहीं कर दिया है। उनको और भी टेंशन्स थी, लिखना ही नहीं था। तो मानव इतिहास के अधिकांश भाग को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हम पुरातात्विक साक्ष्य पर ही निर्भर है। पूरी तरीके से डिपेंड किस पे? पुरातात्विक साक्ष्य पर। जैसे कि पत्थरों पर, है ना, पत्थरों पर, वो पत्थरों का तो यूज़ करते थे, पत्थरों से तो उन्होंने सबसे पहले आग जगाई थी। तो वही बात है। साहित्यिक साक्ष्य के विपरीत पुरातात्विक साक्ष्य अपने स्वरूप में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। साहित्यिक साक्ष्य के विपरीत पुरातात्विक साक्ष्य अपने स्वरूप में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जो साहित्यिक साक्ष्य होते हैं, उसके ऊपर जो लिख रहा होता है, उसके ऊपर किसी ना किसी का प्रभाव तो होता है। अब मान लीजिए कि मैं किसी क्षेत्र विशेष की हूँ, तो मैं अगर लिखूंगी तो मेरे ऊपर उस क्षेत्र विशेष का प्रभाव जरूर होगा। हो सकता है कि मैं किसी के अंडर में लिख रही हूँ, है ना, तो जिसके अंडर में मैं लिख रही हूँ तो उसका मेरे ऊपर क्या होगा? प्रभाव होगा। ठीक है, लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, अभिलेख अगर हम नहीं मानते, तो मान लीजिए किसी मूर्ति की बात हम कर रहे हैं, तो मूर्ति का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब देख लीजिए कि मैं कोई किसी धर्म विशेष को मानती हूँ, तो उस धर्म विशेष की, ऐसा नहीं है कि मैं उसी धर्म विशेष की मूर्तियाँ बनाऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे होंगे, आपने ऐड देखी होगी
जिसके अंदर एक मुस्लिम अंकल जी होते हैं मुस्लिम संप्रदाय के, तो वो गणेश जी की मूर्तियां बना रहे होते हैं, है ना। तो आई होप आपने वो ऐड देखा हो। तो वही साहित्यिक साक्ष्य के विपरीत पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं अपने स्वरूप में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। पुरातात्विक सामग्रियों में मानवीय हस्तक्षेप की जो गुंजाइश होती है वो कम होती है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि मानवीय हस्तक्षेप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था वेदों का, कि कोई ग्रंथ हो सकता है कि वो पहले स्टार्टिंग किसी और ने की और उसका समापन किसी और ने किया हो, ठीक है। तो मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश कम हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि आज मैंने ग्रंथ लिख दिया, उस ग्रंथ के अंदर या फिर कोई किताब लिख दी, ठीक है, उस किताब के अंदर मैंने किसी विशेष के बारे में लिखा है, मैंने अपने बारे में लिखा है, हो सकता है वो मेरे मरने के बाद में किसी और के हाथ में आ जाए, ठीक है। अब वो उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दे, ठीक है, वो उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दे। तो मान लीजिए, अगर देख लीजिए कोई, अपने मान लेते हैं कोई राजा है, ठीक है, कोई भी राजा ले लेते हैं अपने, कोई भी राजा है, एक राजा है, उसने अपने ऊपर एक बुक लिखवाई है खुद के ऊपर, ठीक है, बुक लिखवा दी, उन्होंने अपनी सारी उपलब्धियां लिखवा दी, लेकिन अपनी कमियां नहीं लिखवाई। अब उसके बाद में जो राजा आएगा वो उनकी कमियां भी उसके अंदर लिख देगा, है ना। हो सकता है कि उसकी अच्छाइयां मिटा दे और सारी कमियां ही कमियां भर दे। तो मानवीय हस्तक्षेप होने की जो गुंजाइश होती है वो पुरातात्विक सामग्रियों में कम होती है। प्राचीन काल का जो साहित्य होता है अधिकतर कुलीन अभिजात्य पर केंद्रित है। अब मान लीजिए वही बात होगी, जो अमीर लोग हैं, ठीक है ना, उन्हीं के ऊपर डिपेंड है साहित्य। जो प्राचीन काल का जो साहित्य है वो कुलीन वर्ग और अभिजात्य पर ही केंद्रित है। अब कोई निम्न वर्ग का, या फिर कोई ऐसा नहीं है कि हर एक कोई जैसे किसान है वो भी अपनी कोई कहानियां या किताबें नहीं छपवाएगा, है ना। तो प्राचीन काल का जो साहित्य अधिकतर कुलीन अभिजात्य वर्ग पर ही केंद्रित है, किंतु पुरातत्व जो होता है वो उच्च एवं निम्न वर्ग के बीच में कोई विभेद नहीं करता। जैसे कि आपने सिक्के और मोहरे देख ही लिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक बड़ी टकसाली सिक्के बनाएगी, है ना। हो सकता है कि कोई छोटा मोटा मजदूर भी बना रहा हो, उसको भी काम सौंप दिया गया हो। तो यही बात है कि प्राचीन काल का साहित्य अधिकतर कुलीन एवं अभिजात्य पर केंद्रित है, किंतु पुरातत्व उच्च एवं निम्न वर्ग के बीच में कोई विभेद नहीं करता। अब बात है पुरातात्विक साक्ष्य की सीमाएं क्या है, इसकी क्या क्या कमियां हो सकती है। भले ही पुरातात्विक सामग्रियां जो अपने आप में वस्तुनिष्ठ हो, लेकिन उनके आधार पर लिया गया जो निष्कर्ष होगा वो व्यक्तिनिष्ठ ही होगा। अब मान लीजिए जी कि मेरे पास में कोई मूर्ति आ गई है, ठीक है, अब मैं वो मूर्ति देखने का नज़रिया मेरा कैसा है वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि अब हड़प्पा सभ्यता से हमें जो एक मूर्ति मिली है, जो एक डांसर की मूर्ति है, ठीक है। अगर मैं एक अच्छी मूर्तिकार हूँ, बनाने वाली अच्छी मूर्तिकार हूँ, तो हो सकता है कि मुझे उसके अंदर कुछ कमियां दिखाई देती हो। लेकिन अगर मैं उसको नहीं बनाने वाली हूँ, मुझे मूर्तियाँ नहीं बनाने आती है, तो हो सकता है कि मुझे वो मूर्ति बहुत सुंदर लगे। तो उसके ऊपर जो निष्कर्ष लिया जाएगा वो एक व्यक्तिनिष्ठ ही होगा, वो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, ठीक है। भले ही पुरातात्विक सामग्रियां अपने स्वरूप में वस्तुनिष्ठ हो, लेकिन उनके आधार पर जो लिया गया जो निष्कर्ष होगा, जो रिजल्ट होगा, वो व्यक्तिनिष्ठ ही होगा। पुरातात्विक सामग्रियों में मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश होती है, जैसे कि अशोक के कई अभिलेख अपने मूल स्थान से हटा दिए गए, है ना, कि कुछ ऐसे अभिलेख हैं अशोक के जो हमें अशोक के साम्राज्य से बाहर मिलते हैं, या फिर हड़प्पा सभ्यता पर कुछ ऐसी सॉरी कुछ भवन ऐसे थे जो टूटे हुए मिले हैं, ठीक है। वो टूटे हुए क्यों मिले, क्योंकि उनके जो जिनसे जिनसे वो बनाए हुए थे, जिन पदार्थों से या फिर जिन अवशेषों से वो बने हुए थे, उनको चोर उठा कर ले गए, है ना। तो जैसे कि हमें पता ही है कि जब रेलवे का निर्माण हमारे भारत में हो रहा था, तो अंग्रेजों ने ही कितने सारी ईंटें निकाल ली थी। तो वही बात है कि पुरातात्विक सामग्रियों में भी मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश होती है। उदाहरण के लिए अशोक के कई अभिलेख अपने मूल स्थान से हटा दिए गए हैं। उसी प्रकार हड़प्पा नामक स्थल पर भी कई भवनों का आकार बदल गया है, क्योंकि वहां से चीजें, ऐसे नहीं, चीजें चोरी हो गई है, ठीक है। राजकीय अभिलेख साहित्य की तरह एक वर्ग विशेष के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। राजाओं ने अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रशस्तियां लिखवाई है। अब प्रशस्तियां क्या होती है, जो राजा अपने जीत के बारे में वर्णन जो करवाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रशस्तियां कहते हैं। राजकीय अभिलेख के साहित्य की तरह अभिलेख जो होते हैं, राज के अभिलेख जो हैं वो साहित्य की तरह एक वर्ग विशेष के दृष्टिकोण को ही व्यक्त करते हैं। अब राजा ने जो अभिलेख छिपवाए हैं वो एक वर्ग विशेष के ही हैं, ठीक है ना।
जैसे राजाओं ने अभिलेखों के माध्यम से प्रशस्तियां लिखवाई। फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन पुरातात्विक सामग्रियों को हम महत्वपूर्ण समझकर उनका अध्ययन विश्लेषण कर रहे थे, तो जिन पुरातात्विक सामग्रियों को हम सोच रहे हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और उनके बारे में हम जानकारियाँ जुटाने में लग जाते हैं, उनमें से तो कुछ सामग्रियाँ ऐसी होती हैं जो आदि मानव को चाहिए ही नहीं होती है, वो उनको वेस्ट मटेरियल के रूप में छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ हमारी फेवरेट कपड़े होते हैं, ठीक है, वो हम दूसरे कपड़ों में से निकाल देते हैं और उन कपड़ों को कहीं किसी को दे देते हैं, है ना, तो वो एक हिसाब से तो हमने उसका परित्याग ही कर दिया ना। तो वही बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सामग्रियाँ ऐसी होती हैं जिसको हम महत्वपूर्ण समझ लेते हैं, लेकिन वो उसका क्या कर दिया होता है, परित्याग कर दिया होता है, जो उसके यूज़ की नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं क्षैतिज खुदाई का अभाव। अब क्षैतिज खुदाई का अभाव वो क्या होता है? क्षैतिज एक खुदाई होती है, एक तो लंबवत खुदाई होती है और एक होती है क्षैतिज खुदाई या फिर उत्खनन। ठीक है, ये लंबवत या ऊर्ध्वाकार उत्खनन से अनुक्रम ज्ञात होता है, उसके जैसे ही लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है। ठीक है, इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी इसको नहीं चाहता कि कोई करवाए, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े क्षेत्र को खोदना पड़ता है, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र को खोदना पड़ता है। कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता कि हम उसको गहराई में खोदते जाएं, गहराई में नहीं, उसको चौड़ाई में खोदना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि 10 किलोमीटर तक की हमने खुदाई कर दी है, लेकिन हो सकता है कि आगे तक सभ्यता 12 किलोमीटर तक फैली हो, लेकिन आगे वाले 2 किलोमीटर तक किसी ने घर बना लिए हो, लेकिन अब उन घरों को थोड़ी ना हम तोड़ सकेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्षैतिज खुदाई। ठीक है, क्षैतिज खुदाई का अभाव है, जिससे कि हमारे पास क्या बहुत ही कम सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। पुरातात्विक स्रोत, कल हम साहित्यिक स्रोत लेकर आएंगे। ठीक है, तो बी रेडी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।